हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आरपीएस पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार आज पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले दिनों मैंने जो वीडियो सेंड किया था इसमें आप अपने सिलेबस से अपडेट हुए और कृतिका भाग 2 के अंतर्गत आप 2 कहानी पढ़ेंगे। इसमें जो टर्म 2 के लिए है इसकी भी जानकारी है आपको। तो इसमें जो पहली कहानी है जो चैप्टर नंबर 2 पर आपकी पाठ्यपुस्तक अनुपूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका में दिया गया है, जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके कथाकार हैं कमलेश्वर। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें लेखक कमलेश्वर ने एक व्यंग को प्रस्तुत किया है। किस प्रकार से एक विदेशी के भारत आगमन पर हमारे भारत के अधिकारी और जिम्मेदार नेता कैसे परेशान हैं और किस प्रकार से अपनी चाटुकारिता को दिखा रहे हैं, इस पर भी लेखक ने व्यंग किया है। इसके अलावा लेखक ने इस पाठ में हिंदी जगत की पत्रकारिता में ऐसे पत्रकारों पर भी कटाक्ष किया है जो पत्रकारिता के मूल महत्व को दर्शाने के बजाय एक अलग सी अपनी छवि को उभारने लगता है, जो हमारे समाज के लिए कतई हितकर नहीं है। स्टूडेंट्स, तो आइए अब शुरू करते हैं इस कहानी को। जॉर्ज पंचम की नाक। नाक शब्द भी इस पूरे पाठ में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। ऐसे तो साधारणतया देखा जाए तो नाक हमारे शरीर का एक अंग मात्र है, परंतु हिंदी की भाषा में नाक बहुत बड़ा मायने रखता है, जिसका अर्थ इज्जत, सम्मान और प्रतिष्ठा भी है। बहुत सारे मुहावरे भी आप लोगों ने पढ़ा है जो नाक से संबंधित है। तो किस प्रकार से एक नाक जो है प्रतिष्ठा को दर्शा रहा है और प्रतिष्ठा की समाप्ति भी कराता है, इस पर भी व्यंग को प्रस्तुत किया है। बड़े अच्छे रूप में लेखक ने कई जगहों पर अलंकारों का भी उपयोग किया है, जो पाठ को बड़ा ही रोचक बना देता है। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी की शुरुआत होती है कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत में आगमन है। भारत के साथ साथ रानी एलिजाबेथ द्वितीय नेपाल तथा पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली है और इसको लेकर इंग्लैंड के अखबारों में तरह तरह के समाचार छापे जा रहे हैं और रानी के जो अंगरक्षक हैं, सेक्रेटरी है, वह रानी के दौरे के पूर्व ही इन तीनों देशों का औचक निरीक्षण करके माहौल को जानना चाह रहा है कि क्या इस समय रानी का वहां प्रस्थान करना कितना हद तक उचित है अथवा अनुचित। इसका आकलन रानी का सेक्रेटरी कर रहा है, जिसकी भी खबर भारत के अखबारों में पढ़ी जा रही है। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं कहानी को। एक बार इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ पाकिस्तान, नेपाल और भारत के दौरे के लिए रवाना होने वाली थी। तो रानी एलिजाबेथ द्वितीय, यहाँ पर आप स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि रानी एलिजाबेथ प्रथम अन्य थी और द्वितीय अन्य है, ठीक है। तो यह रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ इन तीनों देश के दौरे पर, जो भारत, पाकिस्तान और नेपाल, इन तीनों देश के दौरे पर आने वाली है और इसको लेकर भारत देश में भी तरह तरह की तैयारियां खूब जोर शोर पर चल पड़ी है। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट में देखेंगे कि इंग्लैंड के समाचार पत्रों में रानी के नौकरों, बावर्चियों, अंगरक्षकों से संबंधित छपी जानकारियां भारत के समाचार पत्रों में छपने लगे।
तो स्टूडेंट्स, रानी का आगमन हो रहा है भारत में, इसको लेकर के इंग्लैंड के अखबार में तरह तरह के समाचार छापे जा रहे हैं, जिसमें खबरों को इस प्रकार से प्रकाशित किया जा रहा है जो भारत के समाचार पत्रों में अगले दिन उस खबर को प्रकाशित किया जाता है, जिसमें आप ध्यान देंगे कि लेखक ने यहाँ पर भी एक कटाक्ष को प्रस्तुत किया है, एक व्यंग को प्रस्तुत किया है। ठीक है, वो महारानी हैं, उनका आगमन है, बहुत सारे नेता या नेत्री विदेश दौरे पर जाती हैं, लेकिन किस प्रकार से यहाँ पर पत्रकार लोग समाचार को प्रकाशित कर रहे हैं, तो ठीक है, रानी से जुड़ी हुई खबरों को छापा जाता, परंतु आप देखेंगे कि हमारे भारतीय जो समाचार पत्र हैं, इसमें भी पत्रकारों ने उनके नौकरों की खबर, यहाँ तक उनके बावर्चियों, उनके अंग रक्षक जो हैं, उनकी भी खबर को बड़े ही प्रमुखता से छापा है, जो दर्शाता है कि यह उतना उचित नहीं है जितना कि रानी का आगमन भारत में हो रहा है, उनकी जानकारी को प्रकाशित करना। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो तीसरे पॉइंट को देखेंगे कि रानी की यात्रा को लेकर उसके दर्जी की चिंता की खबर भी पढ़ी गई। अब यहां ध्यान देंगे कि रानी भारत में आ रही हैं, लेकिन भारत के साथ साथ पाकिस्तान तथा नेपाल का भी दौरा करेंगी। तो रानी का जो दर्जी है वो बहुत ही परेशान हो रहा है। आप जानते हैं कि प्रमुख कलाकारों, नेताओं के खास अपने दर्जी होते हैं, जो उनके लिए खास तरह के वस्त्रों का निर्माण करता है, तैयार करता है कि रानी किस प्रकार से की कपड़े पहनेंगी, भारत जाएंगी तो उनका कपड़ा कौन सा होगा, और रानी जो रेशमी गाउन पहन रही है भारत के दौरे पर, उसमें जो धागा प्रयोग किया जाएगा वह धागा भारत से होगा अथवा किसी अन्य देश का, वह रेशमी धागा कहाँ का होगा। अब आप यहाँ एक बार पुनः गौर करेंगे कि क्या इन कपड़ों की बात, कपड़ों में लगे सिलाई के लिए, तैयार करने के लिए जो धागे का प्रयोग है, यह सर्वथा शायद उचित नहीं है इसके प्रकाशन अखबार में करना। परंतु लेखक ने बड़े ही अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुत किया है कि रानी का जो दर्जी है वो परेशान है, और दर्जी इसलिए परेशान है कि पता नहीं रानी किस प्रकार के कपड़े कौन से देश में जाकर पहनेंगी, तो उस अनुरूप उनके लिए कपड़े तैयार करना आवश्यक है, अन्यथा कहीं चूक हो गई तो उसका करादंड भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए रानी का दर्जी काफी परेशान है, जो खबर अगले दिन यानी नेक्स्ट डे भारतीय अखबारों में पढ़े जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि रानी का आगमन दिल्ली में होना था। रानी का आगमन दिल्ली में होना था, इसलिए सड़कें सुधरने लगी। आमतौर पर स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि जब कोई नेतागण या नेत्री, महापुरुष किसी क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए, दौरा करने के लिए जाते हैं, तो उस क्षेत्र में जो रास्ते होते हैं, जो सड़कें हैं, वहाँ से हर तरह की जो कमियां हैं उसको दूर कर लिया जाता है। ठीक ऐसा ही दिल्ली की सड़कों पर भी शुरू हो गया है। चूंकि रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत दौरे पर आ रही हैं, तो जो सड़कें कल तक टूटी फूटी पड़ी थी, जिसमें हमारे भारतीय नागरिक अपना बहुत समय व्यतीत कर देते थे गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए, जिसमें गिर के हमारे भारतीय नागरिक गिरते पड़ते थे, आज तक जिस सड़क पर भारतीय राजनेताओं का कोई ध्यान नहीं था, रानी के आगमन पर आज वही सड़कें एक बार खूब अच्छी सी चमकने लगी हैं। सभी नेतागण, अधिकारीगण परेशान हैं और जल्दी जल्दी तैयारी करवा रहे हैं। सड़क का निर्माण बखूबी बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर दिया गया है कि रानी की गाड़ी जब चले तो वह आराम से चल पाए। यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, लेखक ने जो व्यंग किया है, क्या यही काम हम अपने भारतीय नागरिकों
हम अपने समाज के लोगों के लिए कर सकते हैं, हमारे नेतागण ऐसा कदम उठा सकते हैं, इस पर भी व्यंग किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अगली पंक्ति है, यानी अगले पॉइंट को मैंने लिया है कि इमारतें सजने लगी। ठीक है, सड़कें तो सजी ही सजी, परंतु आप देखेंगे लेखक कमलेश्वर बता रहे हैं कि दिल्ली की जो सड़कें हैं और उसके बगल की जो इमारतें हैं, यानी सड़क के आसपास की जो इमारतें हैं, उसको भी खूब सजाया जा रहा है, रंग रोगन किया जा रहा है, और बिजली की जो छोटी छोटी बत्तियां होती है उन बत्तियों का उपयोग कर उसे सजाया जा रहा है कि रानी जिस रास्ते से होकर जाएंगी वह रास्ता पूरा चमचमाता हुआ नजर आए, ताकि हमारे देश की नाक रहे। बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है नाक पर, बार बार लेखक ने जोर दिया, संपूर्ण पाठ में नाक का जिक्र किया गया है। तो हमारे देश की नाक को बचाने के लिए हमारे भारतीय नेतागण और अधिकारीगण परेशान हैं और सड़कें सज गई है, सजा रहे हैं और इमारतों को भी सजाया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अगले पॉइंट पर है, नाक ऊंची रखने के लिए सभी तैयारियां जोर शोर पर थी कि कड़ी सुरक्षा के बाद भी इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति का नाक गायब हो गया। स्टूडेंट्स, नाक चूंकि प्रतिष्ठा का चिन्ह है, अब देखा जाए यहां पर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि रानी के आगमन पर इंडिया गेट के पास में सुरक्षा की दृष्टि से पहले से ही खूब अच्छी व्यवस्था कर दी गई है, वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके बावजूद सब कुछ तो अच्छा है, सभी तैयारियां खूब अच्छी हैं, परंतु एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। हाँ स्टूडेंट्स, नई दिल्ली में सब था, नई दिल्ली में सब कुछ था, बस नहीं था तो वह था जॉर्ज पंचम की मूर्ति में लगा हुआ नाक। मूर्ति कैसी थी बच्चों? तो मूर्ति थी कमर से ऊपर की जो मूर्ति है वह एक खास किस्म के पत्थर से बनी थी जो इंडिया गेट के पास लगी है, और नहीं थी उस मूर्ति में तो बस नाक नहीं थी। यह बड़ा ही शोचनीय विषय बन गया हमारे भारतीय राजनेताओं के लिए और अधिकारीगण के लिए, क्योंकि जॉर्ज पंचम जो इंग्लैंड के ही पूर्व राजा थे और उसकी मूर्ति भारत में प्रतिष्ठित थी, वह भी दिल्ली में इंडिया गेट के पास, और उस मूर्ति में नाक न होना, तो रानी अगर जब रानी आती यहाँ, उनके आगमन पर अगर रानी का ध्यान उस ओर चला जाता तो वह हमारे देश की प्रतिष्ठा का भी सवाल बन जाता कि किस प्रकार से हमारे देश में किसी विदेशी की नाक को महत्व नहीं दिया गया। इसलिए अधिकारीगण अब बहुत ही परेशान नजर आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले पॉइंट को देखते हैं अब कि एक विदेशी के आगमन पर विदेशी की नाक न होने से भारत की नाक बच नहीं सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, एक विदेशी के आगमन पर एक विदेशी की नाक न होने से भारत की नाक नहीं बच सकती। स्टूडेंट्स, बड़ी अच्छी पंक्ति का यहाँ पर लेखक ने जिक्र किया है, वर्णन किया है, और नाक शब्द को कई बार उपयोग में लाया है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पर अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। अब बार बार नाक का जिक्र कर रहे हैं और यह बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से एक विदेशी के आगमन पर अगर वहीं कोई भारत के पुरुष होते तो शायद उतना ध्यान उस समय नहीं दिया जाता, परंतु एक विदेशी के आगमन हो रहे हैं। इंग्लैंड की जो महारानी है एलिजाबेथ दूती है, वह हमारे लिए विदेशी है, और उसके आगमन पर मूर्ति भी किसकी है? तो जॉर्ज पंचम की, और वह भी क्या है? तो विदेशी। एक विदेशी के आगमन पर एक विदेशी के नाक न होने से हमारे देश का नाक नहीं बच सकता। सचमुच वास्तविकता भी है इस बात में बच्चों, क्योंकि ये एक प्रश्न चिन्ह बन जाता कि शायद भारत में
जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति लगी है उसकी उपेक्षा की जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां भी आप देखेंगे कि अधिकारीगण, हमारे नेतागण बहुत ही परेशान है इस बात को लेकर के, जिसे परेशानी का कारण एकमात्र जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक का ना होना है। अगले पॉइंट को देखेंगे बच्चों। अगले पॉइंट में मैंने लिया है कि एक विदेशी जब भारत आ रही है और जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में नाक के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाए। तो इसके लिए एक सभा का आयोजन किया गया। हाँ स्टूडेंट्स, एक सभा का आयोजन किया गया, तत्कालीन सभा, और उसमें एक निर्णय लिया गया कि तत्काल इस मूर्ति पर नाक लगाई जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके लिए जो निर्णय लिया गया, तो उस सभा में यह खोजा गया कि आखिर इस मूर्ति पर नाक कौन लगाएगा। इसके लिए कस्टम विभाग के अधिकारियों को यह जिम्मेवारी दी गई कि यथाशीघ्र फाइलों का निरीक्षण किया जाए और फाइल देखने के पश्चात यह जानकारी जुटाई जाए कि आखिर यह मूर्ति, पुरातत्व विभाग के द्वारा यह इस काम को भी दिया गया कि इसकी जानकारी ली जाए कि यह मूर्ति जब लगाई गई तो वह पत्थर कहाँ से लाई गई थी। परंतु जैसे ही निर्णय लिया गया तो एक अधिकारी के एक क्लर्क ने जाकर अपने आलमीरे से निकाला सभी फाइलों को और उस फाइल पर देखना शुरू किया कि आखिर यह पत्थर कहाँ से लाया गया था। जिस पत्थर की मूर्ति जो है वह जॉर्ज पंचम की बनी है, परंतु दुर्भाग्यवश उस कर्मचारी को अपने किसी भी फाइल में जॉर्ज पंचम की मूर्ति का कोई जिक्र कहीं भी नहीं मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से कहानी फिर आगे बढ़ती है, लेकिन मैंने कहानी को यहाँ पर 2 भाग में बांट दिया है। आप यहाँ 7 पॉइंट को पढ़े हैं। इसके आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आशा करता हूं कि आप लोग इस कहानी को खूब अच्छे से समझे होंगे और नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वह पार्ट 2 यानी जॉर्ज पंचम की नाक, लेखक कमलेश्वर, पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ये हमारा आज का पार्ट 1 था। आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।